साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम हुआ है, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया। तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और अगर उस खतरे से आपको बचना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी और मास्क लगाना बेहद जरूरी है, इसलिए मास्क जरूर लगाइए। मार्केट को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए काम किया जा रहा है। देश में कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही लोगों ने कोरोना नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया है। ताजा तस्वीर मुंबई के दादर मार्केट की है, जहां पर सब्जी मंडी में लोग जमकर कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। सब्जी मार्केट में आलम यह था कि भीड़ को ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह थी और ना ही मास्क लगाने की चिंता। लोगों की यह लापरवाही कोरोना को फिर से दावत देने जैसी है। लोगों को इस बात का भी अंदाजा है कि वो मास्क ना लगाकर लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ 18 का कैमरा दिखाई दिया, कुछ लोगों ने तुरंत अपने मुंह को ढकना शुरू किया। लेकिन अगर हालात इसी तरह के रहे तो एक बार फिर लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर आने को है, स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। नियमों का सख्ती से पालन करवाने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी नियमों की अनदेखी साफ तौर पे आपको मुंबई के इस दादर मार्केट पे दिखाई पड़ेगी। जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको लोग भीड़ के तौर पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि कई लोग जो है नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। मास्क पहनना कंपलसरी किया गया है, लेकिन मास्क जो है वो चेहरे से नदारद ही रहता है। अब स्थितियां देखें, ये तीन लोग बैठे हुए साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। बाजार में दुकान लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन अगर इनसे पूछ लिया जाए कैमरा देखते ही मास्क पहनना है, उससे पहले नहीं पहन सकते हैं। बात कर रहा था, लगा रहे थे, बल्ला कर सड़क गया था, लिख रहा था। अगर फिलहाल बात करें तो दादर मार्केट में नियमों को लेकर सख्ती तो बरती गई है, लेकिन हालात जिस तरह के बने हुए हैं, दिल्ली के मार्केट में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, नियमों की अनदेखी, जिस तरह से मास्क न पहनना और हालात गंभीर हुए, उसकी वजह से वहां पर जिस तरह से बाजारों को बंद करवाया गया, उससे कम स्थिति, उससे गंभीर कम स्थिति जो है यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी हालात कुछ वैसे ही हैं, नियमों की अनदेखी है, लेकिन प्रशासन जो है वो चुप बैठा हुआ है। फिलहाल तीसरी वेव आने को है, हालात बेकाबू हो सकते हैं, प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि मार्केट में, दादर के मार्केट में साफ तौर पे दिखाई पड़ती है। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं और वो तस्वीरें दिखाएंगे कि लोग वाकई जागरूक हुए हैं कि लापरवाही हर जगह देखने को मिल रही है। मुंबई की तस्वीरें तो हमने देखी हैं। चंदन जिजवाड़े लक्ष्मी नगर दिल्ली से हमारे साथ हैं। वो लक्ष्मी नगर मार्केट जो बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां काफी भीड़ थी, उसके बाद 5 जुलाई तक इसको बंद किया गया। आशीष सिंह दादर मंडी से इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, और भवानी सिंह सिंधी कैब जयपुर से हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि बार बार जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि तीसरी लहर का खतरा है, मास्क जरूर लगाएं। वो खतरे का डर है दिख रहा है लोगों में? जी, न्यूज़ 18 पर जब ये तस्वीरें दिखाई गई तो उसके बाद से बीएमसी ने कार्रवाई की है और सबसे अहम बात है जितने भी साफ कर दिया गया है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे ही बीएमसी की कार्रवाई होती है, वैसे ही उसके कुछ मिनटों बाद फिर से ठेले लगना शुरू हो जाते हैं, और ये जब ठेले लगते हैं तो यही दिक्कत पैदा होती है। और देखिए, ये खबर का असर जरूर हो रहा है, लेकिन हर जगह मार्केट में देखिए आशीष इसी तरीके की तस्वीरें। जरा लोगों से बात कीजिए आशीष। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखें, ये अभी जब ठेले लगना शुरू हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं कि वो जो है, एक बात बताएं, मास्क नीचे क्यों है, नाक के नीचे क्यों है? बीएमसी कार्रवाई करके गई, फिर भी इसके बावजूद भी आप लोग मास्क
नीचे ही रख। अभी गिर गया, अभी 2 सेकंड हुआ। अभी गिर गया? हाँ, कोरोना खत्म हो गया है जो अभी गिर गया? वो एक और आ गया। ये हालत है, जैसे ही कैमरा देखेंगे वैसे ही मास्क पहनेंगे। अब ये महोदय सामान यहाँ पे उठा रहे हैं। एक बात बताओ, मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो? ये बंडल उठाएंगे तो मास्क कैसा पहनेंगे? सांस लेनी पड़ती है ना। हाँ, तो ये बंडल के समय में मास्क नहीं चलता। सांस लेनी पड़ती है। ट्रक में जो व्यक्ति हैं वो भी बिना मास्क के ही। ये दादर की मंडी में सप्लाई की स्थिति है। जो सप्लायर है, जो सप्लाई करता है, और सबसे अहम बात यह है कि बीएमसी जब कार्रवाई करके जाती है तो उसके बाद वापस से ये देखिए, वापस से ठेले लगने शुरू हो गए। एक बार कार्रवाई करके गई, फिर वापस से ठेले। जब अस्थायी तौर पे इसी तरह से मार्केट बसेगा तो कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी होगी, और अनदेखी होगी तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। और यही स्थिति दादर मार्केट में बनी है। प्रशासन कार्रवाई करता है लेकिन लोग उसके बावजूद भी जो है लापरवाह हैं, और यही कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है आशीष, रहिए जरा आप साथ। लॉकडाउन जैसी सख्तियों में ढील मिलने के बाद कई शहरों में लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट में तो खरीदारी करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान वहां कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोगों ने मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा। लक्ष्मी नगर मार्केट में भीड़ की तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आया और जांच के बाद लक्ष्मी नगर और आसपास के जो सभी बाजार हैं उनको बंद करने का फैसला लिया गया। डीएम ने महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लक्ष्मी नगर और आसपास के कई बाजारों को 5 जुलाई रात 10 बजे तक के लिए बंद करने का आदेश दिया। चंदन हमारे साथ हैं और लक्ष्मी नगर मार्केट में ही है, जो मार्केट 5 जुलाई तक बंद है। चंदन, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि कल तो व्यापारी भी पहुंचे थे, कि आज भी वैसी ही तस्वीरें हैं, और क्या कोई व्यापारी मंडल बात करने भी गया है किसी से? नहीं, फिलहाल अगर हम बात करें अर्पिता लक्ष्मीनगर मार्केट की, तो दुकानें सारी बंद हैं, व्यापारी अभी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि देर 12-1 बजे के बाद कुछ लोग ज़रूर हो सकता है कि आए दुकानों के आसपास और बात करें कि कैसे इस मैटर को आगे बढ़ाना है। अभी की स्थिति है कि मार्केट पूरी तरह से बंद है। कुछ पुलिस वाले ज़रूर गश्त लगा रहे हैं यहाँ से वहाँ, ताकि कोई दुकान खुली ना हो। जो लोग दिख रहे हैं सड़क पर जाते आते, उनको ये हिदायत दी जा रही है कि वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आगे पीछे चलें। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कोई भी दुकान, एक भी शॉप जो वो ओपन नहीं है। सख्ती दिखाई है प्रशासन ने, एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि बाकी दिल्ली में भी किसी भी इलाके में अगर लोग इस तरह से लापरवाह होंगे तो वहां भी इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है, जिसको लेकर के व्यापारी भी परेशान है, या कुछ लोग और जो रोजाना कमाई कजाई करते हैं, जो रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं, उनके लिए तकलीफ है। लेकिन कोविड और जान बचाना ज्यादा जरूरी है, कोविड से सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, इसलिए मार्केट को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो दिल्ली के लोगों और दिल्ली के बाकी बाजारों को ये संदेश है कि कोविड प्रोटोकॉल का वो पालन करें। अब देखना होगा कि जिस तरह से लक्ष्मी नगर मार्केट में एक तरह से शांति बनी हुई, क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से प्रीपोन्ड किया जा सकता है बंदी के फैसले को, ये देखना होगा। फिलहाल ये मार्केट बंद है। ठीक, रहिए जरा साथ। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट की जरा 2 तस्वीरें अब आपके सामने रख दें। पहली तस्वीर बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ की, और दूसरी तस्वीर बाजार में लोगों की भीड़ की वजह से बंद हुए बाजार की। पहली तस्वीर जरा आप देखिए, एक जनसैलाब सा उमड़ा दिखा। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, प्रशासन ने एक्शन लिया, और उसके बाद इस बाजार को 5 जुलाई तक बंद करने का आदेश दे दिया गया है। दूसरी तस्वीर में आप वही देख रहे हैं कि सारी दुकानें जो हैं वो बंद हैं, और खमियाजा उठाना पड़ा कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से पूरे बाजार को। तो ये तस्वीरें सिर्फ मुंबई और दिल्ली से सामने नहीं आ रही हैं, जयपुर से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां के बस अड्डे की जरा तस्वीरें आपको दिखा दें। लोग भारी तादाद में वहां इकट्ठा हो रहे हैं, चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही भूल जाइए। वहां ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। देश में अभी कोरोना खत्म देखिए नहीं हुआ है, लेकिन जयपुर में बस अड्डे पर लोग बिना मास्क के घूमते दिख रहे हैं। बस अड्डे पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी बेपरवाह दिखे। ये लोग इस तरह घूम रहे हैं जैसे देश में कोरोना जैसी कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन इन लोगों की यही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है। तो बस अड्डे पर लोगों की भीड़ जुट रही है। यहां बस के कंडक्टर तक भी मास्क जो हैं वो लगाते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में
अब तमाम सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार तीसरी लहर का जो खतरा सामने है, क्या हम उसको आमंत्रण दे रहे हैं इस तरीके की तस्वीरों के जरिए, थोड़ी सी लापरवाही के जरिए। भवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से ही जुड़ चुके हैं, सीधे रुख भवानी का। जरा भवानी, आज की तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरीके की लापरवाही लोग कर रहे हैं, और जरा उनसे बात भी कीजिएगा, डर है उनको तीसरी लहर का? देखिए, इस वक्त मैं जयपुर के चांदपोल बाजार में हूँ और मैं सीधे आपको तस्वीरें बताता हूँ कि लोग कितने जागरूक हुए। ये शर्तों के साथ में चांदपोल बाजार खोला गया था कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, और इसमें वैक्सीन की भी शर्त जोड़ी गई थी कि उसके बिना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि कैसे व्यापारी हैं वो बिना मास्क बैठे हुए हैं, चाहे वो सब्जी बेच रहे हो, चाहे ठेले वाले हो या चाहे दुकान वाले हो। आप देखिए कि तस्वीरों में देखिए कि कहीं पर भी इसकी पालना नहीं हो पा रही है। तो ये भाई साहब, मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है आपका? कहाँ है? नाश्ता हो रहा अब नाश्ता कर रहे हैं, आपका कहाँ हो? आप तो सामान बेच रहे हैं, आपकी तो पहले जिम्मेदारी है कि कस्टमर को रोकेंगे आप। मैं गुटखा खा रहा था मैंने। गुटखा खा रहे थे? उसमें कोरोना नहीं होता जब गुटखा खाते हैं? होता है सर, लगाना चाहिए। आप देखिए कि किस तरीके से आपने मास्क नहीं लगा रखा। क्यों नहीं लगा रखा? कोरोना चला गया? आप भी देखिए, मास्क ऊपर करिए, इसको नाक के नीचे लगा रखा। ये देखिए कि हम कितने सावधान हैं, कितने जागरूक हैं। यहाँ पर आप जहाँ पर भी देखेंगे, अब ये देखिए कि माता जी बैठे हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हैं, मास्क नहीं लगा रखा। माता जी क्यों? नहीं मास्क। कोरोना का डर नहीं है? चला गया कोरोना? नहीं, कोई बात। आपको नहीं होगा? वैक्सीन ले ली आपने? कितनी डोज लगाई वैक्सीन की? अब ये मुझे पता नहीं है, छोड़ो। अभी एक भी नहीं ली आपने? नहीं, मैं लगा रखी थी, मैं जो उतार दी। ये देखो मेरी जेब में। तो ये देखिए कि लोग कितने जागरूक हैं। भीड़ आप देखिए कि मार्केट की भीड़ देखिए। मास्क लगा के रखा और मास्क देखते ही लगा रहे हैं। जब कैमरा सामने नजर आया तो मास्क लगा रहे हैं। कि देखिए कि मार्केट ये शर्तों के साथ में खुला हुआ मार्केट है जयपुर में, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर सावधानी नहीं बरती गई, अगर गाइडलाइन की पालना नहीं कर दी गई तो फिर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं है। जी रहिए जरा आप साथ। देखिए, महाराष्ट्र के रायगढ़ में कोरोना नियम तोड़कर पार्टी करने के आरोप में पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये सभी लोग एक फार्म हाउस में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पकड़े गए और जानकारी मिलने के बाद पुलिस वालों ने फार्म हाउस में छापा मार दिया। जिस वक्त वहां पुलिस पहुंची, ये लोग संगीत की धुन पर डांस करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस वालों ने इन लोगों को रोका और एक लाइन में खड़ा करवाने के बाद वहां से ले गए। हैरानी की बात यह रही कि इन लोगों में से किसी के भी चेहरे पर ना तो मास्क दिखा और ना ही इन लोगों ने जरूरी दूरी का ध्यान रखा। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है, लोग पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी डर भी नहीं बचा उनको तीसरी लहर का। आप जिस जगह पर हैं वहां पर भी क्या ऐसी ही तस्वीरें हैं? जी, यहाँ पे तो अभी कुछ लगातार जो बीएमसी की कार्रवाई चालू है, पुलिस की कार्रवाई चालू है, वो फिलहाल आपको दिखाई पड़ेगी। जो सुबह हमने रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें स्थितियां गंभीर दिखाई गई थी कि किस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसके बाद जो है प्रशासन जागा है और कहीं ना कहीं अब कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सड़कों से लगातार जो गाड़ियां हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अब तुरंत पहले जो अवैध ठेला वाले थे उन्हें हटाया गया और इसके बाद अब इस कचरे को हटा दिया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि लोग जो हैं वो यहाँ से हटाए जाए, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे फिर से देखें, ये दोनों लोग वापस से उसी हालत में कुछ देर पहले, और थूक भी रहे हैं आप लोग क्या है, बार बार अभी कुछ देर पहले मैं आपके पास आया था, फिर उसके बाद वापस क्या मास्क थूकना, पीने का पानी थूकने का, क्या खाने का कुछ नहीं, बस मास्क लगा कर बैठे रह जाए। अरे कुछ पानी पीता हूँ, खाता हूँ, कुछ नहीं, बस क्या करें, यही कहना है, पीना है, खाना है, जीना है, मजबूरियां हैं इनकी भी, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी उससे ज्यादा है और उसके लिए रोका नहीं जा सकता। अब ये व्यक्ति देखें, सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा देखता है हर कोई तुरंत मास्क उसके चेहरे पे चढ़ जाता है और हर किसी को समझाना संभव नहीं है। ये देखें, मास्क है, नीचे है, फिर वही हालत, वही चीज बार बार लगातार बोली जाती है और यही प्रशासन की सख्ती की असल वजह भी है कि जो लगातार प्रशासन सख्ती कर रहा है, मार्केट हटा रहा है, लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, उसके पीछे की वजह यही है कि लोग सख्ती करने के बावजूद नहीं मानने को तैयार।
ठीक है आशीष, रहिए आप जरा यूपी के मेरठ की तस्वीरें भी दिखा दें। यूपी के मेरठ में नियमों में ढील मिलते ही सब्जी मंडी में भारी भीड़ देखी गई। कोरोना के मामले कम होने पर प्रशासन ने लोगों को राहत देने के लिए नियमों में ढील दी, लेकिन लोग इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों को ही भूल गए। लोग इस तरह बाजार में घूम रहे थे जैसे कोरोना खत्म हो गया हो, लेकिन लोगों की यही लापरवाही कोरोना को फिर से दावत दे सकती है। चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, जिस तरीके की तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से देख रहे हैं, लोग भारी तादाद में घूम रहे हैं, लेकिन ये घूमने का नतीजा क्या हो सकता है, खमियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है, वो लक्ष्मी नगर के लोग बता पाएंगे। मार्केट बंद कर दिया गया है 5 जुलाई के लिए। जरा लोगों से बात कीजिए कि अब अगर मार्केट खुलता है तो भी क्या लापरवाही करेंगे ऐसे ही? देखिए अर्पिता, जहाँ तक मार्केट की बात है, मार्केट में लोग नहीं हैं, नदारद हैं, कुछ पुलिस वाले ज़रूर दिखते हैं, बाकी जो लोग हैं वो आने जाने वाले राहगीर हैं। दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। लोगों को सख्त संदेश दिया गया प्रशासन की तरफ से कि अगर ऐसी लापरवाही कहीं और भी की जाती है तो उस दुकान को भी, उस मार्केट को भी बंद किया जा सकता है। फिलहाल हालत ये है कि दिल्ली पुलिस के लोग भी यहाँ घूम रहे हैं, अलग अलग गलियों में जाकर के देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह का जमावड़ा नहीं हो, लोग इकट्ठे नहीं हो। फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर के कोई दूसरा फैसला नहीं हुआ है अभी तक। एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन को बोलिएगा कि वो थोड़ा मूव करे। जहां पुलिस वाले खड़े हैं इस वक्त, वहां पर एक शख्स बैठा है, मास्क उतार कर बैठा है। देखिए, जहां पर पुलिस वाले खड़े, निश्चित तौर पर बातचीत चल रही है, हमसे थोड़ी दूरी पर हैं। कुछ लोगों को बुलाकर समझाने की कोशिश पुलिस वाले कर रहे हैं कि किसी तरह की गैदरिंग ना हो। यहां पर कुछ लेबर्स जरूर सुबह इकट्ठा हुए थे 2-4, जिनको कि यहां से हटाया गया है। स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है कि वो यहां पर किसी तरह का भीड़ ना होने दे। पुलिस वाले की अगर हम बात करें तो उन लोगों ने अलग अलग गलियों में जाकर के लोगों से समझाया है कि वो कहीं भीड़ ना होने दें, क्योंकि मार्केट को बंद किया गया है। कोई भी व्यक्ति दुकान ओपन करने का रिस्क ना ले, नहीं तो उस पर और भी कार्रवाई की जा सकती है। कुल मिलाकर यानी लोग जो हैं वो अभी भी, देखिए ये अब तस्वीर देख लीजिए आप चलते चलते, यहाँ पर भी लोग, मार्केट बंद हो गया है लेकिन अभी भी समझने को तैयार नहीं है, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में कुछ और कड़े एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा, विकल्प नहीं बचता है। वहीं देश भर में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। पिछले अगर 24 घंटों में देखें तो कोरोना के 48,786 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1005 लोगों की मौत हुई है। वहीं 61,588 कोरोना मरीज एक दिन में ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 96 से 97% हो गया है। वहीं पिछले 24 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम रहा। बड़ी खबर अब धर्मांतरण से जुड़ी आ रही है। एक के बाद एक नए खुलासे अब सामने आ रहे हैं। कई अब ऐसे खाते पता चले हैं जहां पर पैसे की फंडिंग होती थी, जहां हवाला के तार भी जुड़ रहे हैं और ये तार अब उन लोगों के गिरबान तक भी पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इस संदर्भ में हुई है। बड़ी खबर ये धर्मांतरण के मामले में यूपी और गुजरात एटीएस ने धर्मांतरण गिरोह को फंडिंग करने के एक आरोपी सलाउद्दीन को भी गुजरात से गिरफ्तार किया। सलाउद्दीन का धर्मांतरण के आरोपी उमर गौतम से फंडिंग का सीधा कनेक्शन सामने आया। आरोप है कि सलाउद्दीन ने विदेश से मिले फंड से करीब 30 लाख रुपए हवाला के जरिए वडोदरा से यूपी भेजे। यूपी एटीएस अब इस बात की जांच में जुटी है कि फंडिंग के अलावा उमर गौतम और सलाउद्दीन के बीच और क्या कनेक्शन है, जिसकी पूछताछ के लिए सलाउद्दीन को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अजीत कुमार लखनऊ से साथ हैं और जनक दवे अहमदाबाद से साथ हैं। जनक का रुख करते हुए, जनक, सलाउद्दीन जो नया नाम सामने आ रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कितने पैसे का लेन देन था और क्या ये एक ही खाता था? कुछ अलग अलग ट्रस्ट से भी ये जुड़ा हुआ था शख्स? बिल्कुल, देखिए अर्पिता, जो जानकारी सामने आ रही है, यूपी एटीएस अब तक जो मामला जांच कर रही थी वो जबरन धर्मांतरण कैसे हो रहा था, कौन कौन लोग थे वो थे। लेकिन जब उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा गया तो फंडिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला आया और फंडिंग की ट्रेल फिर जब जांची परखी गई तो उसका गुजरात कनेक्शन सामने आया। अब न कि केवल गुजरात बल्कि अब तार कहीं ना कहीं यूके से भी जुड़ते जा रहे हैं, तो इसके अब खंगाले जा रहे हैं। जब
सलाउद्दीन की पूछताछ की गई तो उसमें उसने बताया कि उसने तकरीबन 30 लाख रुपए पिछले 1.5 साल में यहाँ वडोदरा से हवाला के ज़रिए पैसे भेजे गए जावेद उमर गौतम को। और अब ये 30 लाख कैसे भेजे गए तो उसने कहा हवाला से। अब जब पूछा गया कि वो पैसे कैसे आए तब जाके मामला पता चला कि ये जो फंडिंग है वो अल फलाह करके यूके का जो एक एनजीओ है वहाँ से यहाँ पैसे भेजे जा रहे थे। और उस पैसे को दरअसल वो जो पैसे बाहर से विदेशों से एनजीओ में आते हैं तो बाकायदा FCRA के तहत आते हैं, केंद्रीय एजेंसियों की नज़रें होती है कि और उसका जो पर्पज़ होता है वो उसको देखा जाता है। लेकिन गरीब ज़रूरतमंदों को मेडिकली मदद करने के नाम पर जो फंड आ रहा था उसको बाकायदा अकाउंट से उसने कैश में पैसे लिए और वो पैसे उसने हवाला के ज़रिए यहाँ से यूपी भेजे। तो अब ये पूरा नेक्सस सामने आया। तो अब ये जांच हो रही है कि सलाउद्दीन जिन पैसों का अल फलाह फाउंडेशन से जो यहाँ पर आ रहे थे या उनको दिया जा रहा था उसमें यूके में तो कोई बैठा नहीं वो पैसा देने वाला, वहाँ से जो पैसे भेजे रहा था बताया और काम था और काम कोई और हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं। अब उस मामले की जाँच गुजरात ATS भी कर रही है। अर्पिता ठीक है, आप रहिए जरा जनक साथ। धर्मांतरण मामले में गुजरात से गिरफ्तार सलाउद्दीन शेख की पासपोर्ट कॉपी सामने आई है और जिसके मुताबिक उसका पासपोर्ट 14 सितंबर 2020 को जारी किया गया है। पासपोर्ट में सलाउद्दीन का पता वडोदरा के फतेहगंज का है। पासपोर्ट में पत्नी का नाम फहमीना सलाउद्दीन शेख है। जनक, अब ये पासपोर्ट भी सामने आया जो कि 14 सितंबर का बताया जा रहा है। बिल्कुल अर्पिता, अब ये देखा जा रहा है कि इस पासपोर्ट पे विदेश की टूर हुई है नहीं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो विदेश गए हैं तो फिर वो किससे मिले, क्या मिले। और ये जो मॉड्यूल है पूरी तरीके से काम हो रहा था वो केवल एक राज्य तक तो सीमित नहीं है, इसके तार बाकी किन राज्यों से जुड़े हैं, न कि केवल बड़ोदरा बल्कि अब बाकी भी और ऐसे हो सकते हैं सलाउद्दीन के अलावा जो इस पूरे गोरख धंधे में शामिल थे। तो ऐसे में वो कौन हो सकते हैं। तो एक बड़े पर्सपेक्टिव को देखते हुए यूपी ATS के साथ साथ गुजरात ATS भी इन चीज़ों में देखभाल करी। चूँकि अब तक ये था कि ये मामला अभी यूपी ATS ने दर्ज किया है, यूपी का है जुरिस्डिक्शन, ऐसे में गुजरात ATS है वो केवल एक सपोर्टिव एजेंसी के तौर पे काम कर रही थी। लेकिन अब जो कि सलाउद्दीन का नाम सामने आया और विदेश से फंड का मामला आता है तो जाहिर सी बात है बाकी भी जो सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी अब सचेत हो गए हैं कि जो फंड आ रहे थे वो FCRA के तहत जो फंड आ रहे थे उसका बेजा इस्तेमाल कैसे किया जाने लगा। वो कौन कौन लोग हैं, क्या अकेला सलाउद्दीन है या उसके साथ भी बाकी लोग हैं, ये तमाम चीज़ें हैं वो गुजरात ATS पर भी फिलहाल खंगाल रही है। ठीक है जनक, रहिए जरा साथ। वहीं देखिए आरोपी उमर गौतम की पुलिस रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ गई है। ATS 3 दिन के रिमांड के दौरान उमर गौतम से पूछताछ करेगी। यूपी ATS जबरन धर्मांतरण के मामले में सबसे पहले उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया था और यूपी ATS इन दोनों को रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ कर रही है। इसके आधार पर ATS ने उससे जुड़े लोगों की सूची तैयार की। यूपी ATS उमर गौतम के 150 साथियों की तलाश में जुटी है। सोमवार को यूपी ATS ने धर्मांतरण मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें बाल कल्याण मंत्रालय का इंटरप्रेनर इरफान ख्वाजा खान और अपना धर्म परिवर्तन कर चुके 2 मूक बधिर राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान शामिल थे। अजीत हमारे साथ मौजूद है। अजीत, ATS 3 दिन के रिमांड के दौरान उमर गौतम से अब पूछताछ करेगी। फिलहाल अभी तक जो पूछताछ हुई है किस तरीके के तार उससे जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये भी जानकारी थी कि 100 से 150 लोगों से इस बीच पूछताछ भी हुई है। क्या जल्द ही कोई गिरफ्तारी और भी होगी? देखिए बिल्कुल अर्पिता, 1 हफ्ते की ट्रांजिट जो रिमांड थी लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से उमर गौतम और जहांगीर कासमी की, वो पूरी हो रही थी कल। जिसके बाद ATF ने 3 दिन की अर्जी लगाई थी, उस पर उनको ट्रांजिट रिमांड मिल गई, यानी वो अभी 3 दिन तक और पूछताछ करेंगे। क्योंकि उमर गौतम वो शख्स है जिसकी बिना पर ही ये पूरी जांच टिकी हुई है। उमर गौतम के ही बयान के आधार पर, पूछताछ के आधार पर जो गिरफ्तारी हुई हो, चाहे इरफान की जो महाराष्ट्र के बीड़ जिले का है जो इंटरप्रेटर है उसकी गिरफ्तारी हुई, इसके साथ ही जो सलाउद्दीन पकड़ा गया उसके भी लिंक उमर गौतम से हैं, वो कैसे हवाला के जरिए यूपी के अलग अलग संस्थाओं में पैसा भेजता था, तो बहुत कुछ उमर गौतम पर डिपेंड करता है। इसीलिए उमर गौतम की रिमांड को ATF ने बढ़वाया है, 3 दिन की रिमांड और, यानी अगले 3 दिन तक और पूछताछ होगी। और आपको बता दूं कि ATS लगातार उमर गौतम, जहांगीर कासमी, जो और लोग गिरफ्तार किए गए उनको हर जगह अलग अलग शहरों में ले जा रही है, बरेली हो, मेरठ हो, कानपुर हो। और कानपुर में अजीत, क्या NIA और ATS एक साथ मिलकर पूछताछ करेंगी?
देखिए बिल्कुल एनआईए से सारी जांच शेयर की गई, क्योंकि अब मामला उत्तर प्रदेश के बाहर देश के 24 राज्यों से जुड़ गया है। तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने एनआईए से भी कहा और सारी जांचों की जितनी बातें हैं, वीडियो हैं, साहित्य है, पूछताछ में जो बातें आई हैं, वो सब एनआईए को दिया गया। और एनआईए भी इस मामले में अब जांच शुरू कर रही है, वो पूछताछ करेगी, क्योंकि ये मामला देश के अंदर नहीं देश के बाहर से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि कानपुर में नए 8 लोगों को यूपी एटीएस ने उमर गौतम के बयान के आधार पर चिन्हित किया, जिसमें 2 मौलाना भी शामिल हैं। ये लोग कानपुर में ऐसे 50 लोगों को टारगेट कर रहे थे अर्पिता, जो या तो मूक बधिर हैं, या सोचने समझने की क्षमता कम है, या शारीरिक तौर पर विकलांग है, या गरीब हिंदू या महिलाएं और मजदूर हैं। उनको भी एटीएफ ने चिन्हित किया और लगभग 2 से 3 लोगों को कानपुर से एटीएफ ने हिरासत में भी लिया है, यानी उनसे पूछताछ की जा रही है। एटीएस का जो लखनऊ में मुख्यालय है कानपुर रोड पर, वहां पर लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है और 150 से 170 लोगों को चिन्हित किया गया है, जो उमर गौतम को फंडिंग करते थे, यानी उमर गौतम के कहने पर पैसा बांटते थे, हवाला के जरिए पैसा लाते थे और लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे, लालच और लोभ देते थे। तो एक के बाद एक जो सलाउद्दीन की गिरफ्तारी हुई है, उसमें भी फंडिंग की बात आई है। इसके पहले भी आपने देखा कि अबू धाबी, दुबई, कतर, रियाज, कई जगह से पैसे ट्रांसफर हुए थे। तो इंटरनेशनल बॉर्डर का भी जिक्र है, यानी पाकिस्तान का एक इस्लामिक दावते जो इस्लामिक सेंटर है, उसका भी नाम अब आया, उसकी बाकायदा लिखा पढ़ी में कानपुर में। जनक का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। अजीत रहिए जरा आप साथ। जनक, सलाउद्दीन उमर गौतम के बीच फंडिंग का कनेक्शन सामने आया है। सलाउद्दीन क्या उमर गौतम के अकाउंट पर पैसे भेज रहा था? तो सलाउद्दीन के पास पैसे कैसे आ रहे थे, कुछ जानकारी? बिल्कुल अर्पिता, देखिए यही बात है कि जो पैसे विदेश से आ रहे थे वो उनके अकाउंट में बाकायदा ऑफिशियल चैनल के थ्रू आ रहे थे, लेकिन उसको बाकायदा कैश के तौर पे बैंक से उठाना और उसके बाद अंगड़िया जो या हवाला जिसे कहते हैं, हवाला के ज़रिए उमर गौतम तक पहुंचाना। तो ये बात अपने आप में बड़ी बात है कि जो चैनल का इस्तेमाल हो रहा था वो ऑफिशियल चैनल का पहले इस्तेमाल हो रहा है जब विदेश से फंड आ रहा है, लेकिन उसको ऑफिशियल इस्तेमाल करने की जगह बाकायदा कैश के तौर पर पैसे उठाए जाते हैं। और वहाँ पर भी जो सामने आई है, जिस तरह अजीत बता रहे थे कि किसी की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर उसको लोभ लालच देकर कैश पैसे दिए जा रहे थे। तो वो जो पैसे हैं वो उमर गौतम को जो मिल रहे थे वो वडोदरा से सलाउद्दीन दे रहा था। तो सलाउद्दीन के अलावा और भी कौन कौन लोग शामिल हैं, ये भी इस मामले में जांच का विषय है। और हवाला के जरिए जो पैसे भेजे गए 6 दफ़ा 30 लाख रुपया, मतलब हर बार 5 लाख जितने पैसे भेजे गए, तो उन 5 करके जो अलग अलग किस्तों में भेजे गए वो किस हवाला के जरिए किस चैनल के थ्रू भेजे गए, उसकी पड़ताल फिलहाल गुजरात एटीएस कर रही है। ठीक रही जरा सा। धर्मांतरण मामले में एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। यूपी एटीएस के मुताबिक 8 कट्टरपंथी, 1 2 नहीं 8 कट्टरपंथी जो हैं वो उमर गौतम के संपर्क में थे। इनमें 2 मौलाना भी बताए जा रहे हैं। अब एटीएस के रडार पर कानपुर के ये 2 मौलाना भी हैं। एटीएस के मुताबिक उमर गौतम की संस्था से जुड़े कट्टरपंथी कानपुर में धर्मांतरण के लिए लोगों की तलाश करते थे। एटीएस के मुताबिक ये कट्टरपंथी ज्योति मूक बधिर विद्यालय के छात्रों के अलावा और लोगों को भी धर्मांतरण के लिए उकसाते थे। एटीएस का यह भी दावा है कि इन लोगों ने कानपुर के 50 से ज्यादा गरीब और मजबूर लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया। ये लोग मजबूर और गरीब लोगों को रोजगार, शादी का झांसा देकर धर्मांतरण कराते थे। एटीएस के साथ क्राइम ब्रांच इन सभी लोगों की तलाश में जुटी है। धर्मांतरण रैकेट के कनेक्शन कानपुर से भी जुड़े और कानपुर का रहने वाला मूक बधिर छात्र आदित्य गुप्ता अब्दुल कादिर बन गया और रिचा माहिन अली बन गई। अजीत हमारे साथ मौजूद है लगातार। अजीत, ये कनेक्शन किस तरीके से अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ और नई जो जानकारी, क्योंकि कानपुर से ये पूरा रैकेट जो है वो कानपुर का भी कनेक्शन जुड़ता हुआ इससे नजर आ रहा है, कुछ और परिवार भी जुड़ते हुए इससे नजर आ रहे हैं जिसकी चपेट में आए थे, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल कई सारे परिवार सामने आए हैं। एटीएफ ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया था उस पर लोगों ने संपर्क किया है। परिवार के लोगों से एटीएफ ने मुलाकात की है। एटीएफ के जो आईजी एटीएस हैं जीके गोस्वामी, वो लगातार बात कर रहे हैं। हालांकि वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को एडीजी एलो और एसीएस होम यूपी अवनीश अवस्थी लीड कर रहे हैं और यही लोग रिपोर्ट देते हैं मुख्यमंत्री को, क्योंकि कानपुर से ही शुरुआत हुई थी। जो उमर गौतम और जहांगीर कासमी की गिरफ्तारी भी हुई वो भी कानपुर का ही एंगल था। उसके बाद आपने देखा कि रेल पटरी का जो मामला है, कानपुर का जो दक्षिणी इलाका है अर्पिता, उस इलाके में काफी मजदूर और गरीब लोग रहते हैं। तो ये उस इलाके में जाते हैं और उनको टारगेट करते हैं, मूक बधिर स्कूल में जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, पूरा एक रैकेट बनाते हैं।
तो उमर गौतम के कई साथियों की तलाश है। आज रात भी फतेहपुर में एटीएफ ने छापेमारी की है। इसके अलावा लखनऊ का जो अल हसन है उसके संस्थापक से लगातार पूछताछ जारी है। नोएडा का जो डेप्थ सोसाइटी थी उनसे पूछताछ जारी है। जहां जहां के मामले आए हैं, फिरोजाबाद का जो मामला था वहां पूछताछ जारी है। इसके अलावा लगातार जो एटीएस है, यूपी एसटीएफ है, छापेमारी कर रही। यूपी के जो 32 जिले थे वो बढ़कर 35 हो गए हैं, यानी एक के बाद इनके नए नेक्सस का खुलासा होता जा रहा है। और यही वजह है कि यूपी की सीएम ने कहा है यूपी की जांच एजेंसियों की कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों से, एनआईए से, ईडी से संपर्क करें और सब कुछ जांच की बातें साझा करें, क्योंकि ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला है, जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने से जुड़ा मामला है, विदेशी फंडिंग का मामला है। तो इन सब को लेकर जांच की जा रही है। और एक बात और कि इतने पैसे तो सिर्फ जो खाते के जरिए विदेशों से आ रहे हैं या हिंदुस्तान की अलग अलग संस्थाओं में आ रहे हैं। अर्पिता, एक विषय की जांच आज और शुरू हुई है यूपी एटीएस की कि नगद पैसे इनको कहां से मिलते थे। हवाला के जरिए अगर कोई अबू धाबी या रियाद में बात करता था तो वहां बात होती थी और पैसा उनको मुरादाबाद या गाजियाबाद या यूपी के मेरठ में उनको डिलीवरी हो जाती थी कैश पैसे। तो कैश पैसे का भी बड़ा ट्रांजैक्शन सामने आया है यूपी एटीएस के सामने। ठीक है अजीत, आप नजर बनाए रखिए। जनक भी हमारे साथ थे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे आगे, दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की ये खबर है कि पार्सल ब्लास्ट की जांच कर रहे एजेंसियों को शक है कि जिस बोतल में केमिकल के जरिए धमाका किया गया उसमें सेंसर लगा था। इसके अलावा इस धमाके में सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा जल्दी आग पकड़ता है और इसलिए आतंकियों ने ज्यादा से ज्यादा जानमाल की क्षति पहुंचाने के लिए सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल किया। यह भी जानकारी मिल रही है कि आतंकी पूरे ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने के लिए बोतल के ऊपर सेंसर लगाकर ट्रेन के तेज रफ्तार होने के बाद ब्लास्ट कराकर आग लगाने की मंशा बनाए बैठे थे, लेकिन मिसमैनेज होने की वजह से चलती ट्रेन में यह धमाका नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल अब जांच आगे बढ़ रही है और जांच एजेंसियों को यह शक अब गहराता जा रहा है कि ये दरअसल बोतल में केमिकल के जरिए धमाका किया गया और उसमें बकायदा सेंसर भी लगा हुआ था। 17 तारीख को यह धमाका हुआ था। जिसके अलावा इस धमाके में सिंथेटिक कपड़े के इस्तेमाल की जानकारी भी आ रही है, क्योंकि यह कपड़ा काफी देर तक जलता भी रहता है और इसीलिए इस कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ था और तब से ही जांच आगे बढ़ रही थी। एक के बाद एक कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही थी। सीसीटीवी खंगाले गए, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया, उनसे पूछताछ हो रही है और पूछताछ के जरिए ही जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि अब जांच एजेंसियों का शक गहरा रहा है कि जिस बोतल में केमिकल के जरिए धमाका किया उसमें सेंसर लगा हुआ था। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जनक भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से पहले चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, बर्निंग ट्रेन बनाने की इनकी कोशिश थी, इतनी बड़ी ये साजिश रच रहे थे, जांच अभी तक कहां पहुंची और क्या बड़े खुलासे हुए? चंद्रमोहन, आवाज पहुंच रही है आप तक? चंद्रमोहन, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनक हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, किस तरीके की ये साजिश थी, कितनी खतरनाक साजिश थी और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए अर्पिता, एक बड़ी साजिश के तौर पे इसको देखा जाने लगा जब एनआईए के पास ये जानकारी आई कि इसकी जो साजिश है वो सीमा पार रची गई और जो प्लांटर्स हैं वो यहाँ के हैं। और उसके बाद जो सबसे पहले जो पार्सल था उसका कहाँ से भेजा गया, ये जानकारी जब हाथ लगी तो दरभंगा के जहाँ जंक्शन पे धमाका हुआ उसका जो पार्सल है वो सिकंदराबाद से डिस्पैच किया गया। तो जब CICL तेलंगाना जो इस बात की जानकारी ले रही थी तो CCTV सामने आए जिसमें 2 व्यक्तियों की आइडेंटिफिकेशन हो सकी कि वो लोग पार्सल जो जिसमें उन्होंने कपड़ा रख के रखा था और कपड़े के तौर पे वो कपड़ा भेज रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने पार्सल में डिटेल दी थी। साथ ही में वो दोनों का जब नाम पता चला तो उनसे पूछताछ जब CICL ने की तब जाके एक के बाद एक कड़ियाँ खुली। वो दोनों भाई हैं जिनका नाम इमरान और नासिर, ये 2 नाम व्यक्ति है। ये दोनों, उसमें नासिर है वो लगातार लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव के साथ संपर्क में था और बम भी बनाया। नासिर के बारे में एनआईए का दावा है कि वो 3 दफ़ा पाकिस्तान भी गया और वहाँ पर उसने ऑनलाइन इकबाल
खाना करके जो है और आसिफ खाना, उन दोनों से उसने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ली बम बनाने की। तो ये पूरी जो साजिश थी वो लिक्विड बम के बम तौर पे, और जिस तरीके से चंद्रमोहन बता रहे थे, बिल्कुल इस जो बम को है वो सिकंदराबाद से ट्रेन में जब दरभंगा के लिए रखा गया तो इसको काजीपेट से पहले ही फटना था। जो चालू ट्रेन में अगर फटता तो एक बर्निंग ट्रेन पर इसको एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन जो केमिकल फॉर्मेशन था उसमें कुछ गड़बड़ी हुई। नासिर उस तरीके से वो केमिकल को इस तरीके से ठीक नहीं कर पाए एमोनियम नाइट्रेट के साथ, और जो बम काजीपेट से पहले सिकंदराबाद से जब ट्रेन चली, काजीपेट से पहले जब उसको फटना था वो बम सीधा दरभंगा जाके पहुंचता है, और जब उसको जंक्शन पर रखा जाता है तब जाके ये फटता है। तो कहीं उनकी कैलकुलेशन में गलती हुई, या जो नासिर है वो नौसिखिया एक बम बना रहा था तो ऐसे में वो गलती हुई। हालांकि एनआईए के पास नासिर और इमरान हालांकि जब ये पूरी साजिश को अख्तियार करने के बाद हैदराबाद से दिल्ली के लिए फ़्लाइट में रवाना हो रहा था, उससे पहले एनआईए ने दोनों को गिरफ्तार किया, और कल उसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा भी हुई कि दोनों लश्कर के ऑपरेटिव के तौर पे यहाँ पर काम कर रहे थे। और इकबाल और चंद्रमोहन के साथ उनके पास भी कोई अपडेट? चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियों को इस बात का शक है कि हो सकता है कि जो बॉटल जिसमें ब्लास्ट हुआ था उसमें सेंसर लगा हो, और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी हो उसके बाद उसको धमाका कराकर और बर्निंग ट्रेन बनाने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई है। लेकिन यह जो सेंसर है वो उस समय जब पार्सल में ट्रेन चल रहा था उस समय धमाका नहीं हुआ, और ट्रेन जब दरभंगा पहुंची और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह पार्सल उठाकर रखा गया तब यह धमाका हुई। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को इस बात का शक है कि हो सकता है कि इस बॉटल और गट्ठर में, जो कपड़े का गट्ठर है उसमें सेंसर लगा हो और ट्रेन चलते वक्त इसका धमाका कराने का कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई हो, लेकिन वो नाकाम रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यह पूरी घटना और पूरी कहानी रची गई है आतंकियों की ओर से, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जान माल का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। जैसा कि जांच एजेंसियां जांच कर रही है, और उनको जो पूछताछ, जो 2 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ में इस तरह की कई बातें सामने भी आई हैं, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है एक के बाद एक परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि आतंकियों की ओर से यह साजिश बहुत बड़ी रची गई थी, लेकिन जो शायद नाकामयाब रहे और इसमें किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ठीक रही जरा आप साथ। एनआईए ने इस मामले में लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, और इस सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि 2 आतंकी एक कार से सामान उतारते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये जो सफेद कलर की आपको कार दिख रही है इसी में 2 आतंकी बैठे हुए थे। बाकायदा डिग्गी में इन्होंने कुछ सामान रखा और उसको उतार कर वापस वहां से गए हैं। तो ये तस्वीरें जब सामने आई तो उसके बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। इसके मद्देनजर कि कौन 2 शख्स थे, देखिए 2 लोग गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद ये सामान जो है वो वहां से उतार कर नीचे रखते हैं और चले जाते हैं। और बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी। दवा कंपनी जाइडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के इस्तेमाल के लिए DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। दवा कंपनी जाइडस कैडिला का दावा है कि उसने 28,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया। साथ ही ये ट्रायल तब किए गए जब देश में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी। जाइडस कैडिला का दावा यह भी है कि उसकी वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर भी पूरी तरह असरदार है। ये वैक्सीन 12 से 18 साल के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए भी सुरक्षित इसमें बताई गई है। कंपनी के मुताबिक ज़ाइकोव-डी वैक्सीन का परीक्षण 12 से 18 साल के 1000 बच्चों पर भी किया गया है। पढ़ने को मिल रहा है, इसकी खुशी है। सर दीक्षा पोर्टल पे पढ़ने में खुशी है। तुम्हारे और दोस्त पढ़ रहे हैं इसको? यस सर। तो तुम तो मोबाइल फोन पर दोस्तों से बातों करने में टाइम जाता होगा। बात करती है? ऐसा बात है। अच्छा, वीडियो गेम खेलती हो? ऐसा वीडियो गेम खेलते हैं हम। खेलते हैं कि नहीं खेलते? खेलते हैं सर। तो फिर पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई हम 1 घंटा करते हैं और फिर 1 घंटा घर का काम करते हैं, मम्मी का हेल्प करते हैं। हाँ,
अच्छा प्रतिमा जी, आपसे भी थोड़ा मैं बात करूंगा। आप ये बताइए कि दीक्षा के लिए आपने खुद को कैसे तैयार किया? सर, दीक्षा पोर्टल बहुत ही उपयोगी है। हम तो 2018 से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी पेंडेमिक में जब सर फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, उस वक्त दीक्षा पे 1,62,000 तरह तरह के जो कंटेंट्स हैं वो हमें बच्चों के साथ साझा करने में बहुत ज्यादा आराम मिल रहा था, जिससे बच्चे इंटरैक्टिव फॉर्म में वीडियोस को देख करके, सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम देश के किसी भी कोने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नेटवर्क नहीं है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं कंटेंट्स को, और जो कंटेंट्स है वो कई वैरायटी के हैं। उसमें क्वेश्चंस भी हैं, उसमें ऑडियो वीडियोस भी हैं, जो कि बच्चों को कार्टून्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। चूंकि हमारे राज्य में पहले से इसकी तैयारी थी, हमारी पाठ्य पुस्तकों पे QR कोड प्रति पाठ लगा हुआ है, और जैसे ही अगर किसी बच्चे को लिंक नहीं मिली, जैसे इस बच्चे के पास मोबाइल है, उसने लिंक यूज किया, तो अगर नहीं मिली तो वो पाठ्य पुस्तक से वो QR कोड स्कैन करके कंटेंट को देख सकते हैं। सर, इसमें कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी की भी जानकारी भी जरूरी है क्या? कुछ टीचर्स को इसमें समस्याएं भी आती होगी क्या? हर एक को तो टेक्नोलॉजी का स्वभाव नहीं होता है। जी सर, असल में दीक्षा पे 3200 कोर्सेज हैं जो टीचर्स कर सकते हैं। मैंने खुद 100 कोर्सेज पिछले एक पेंडेमिक में कंप्लीट किए हैं, मोर देन 100। यहाँ पे एक लर्नर पासबुक बनी है। 100 कोर्स करने में कितना टाइम गया आपका? सर, टाइम तो वो दीक्षा पोर्टल के मैट्रिक्स में से पता चल पाएगा, लेकिन पिछले 1 सालों में मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हैं, और उस पे एक सर सर्टिफिकेशन फैक्टर जो है वो बहुत टीचर्स को मोटिवेट करता है। ये अभी नया ऐड हुआ है, और लर्नर पासबुक में हमारे सारे सर्टिफिकेट्स दीक्षा पोर्टल पे स्वतः सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे तो मैं अभी मेरे जितने कोर्सेज हैं उनका सर्टिफिकेट्स ऐसे दिखा सकती हूँ। और जो प्रॉब्लम आती है दीक्षा पोर्टल पे, एक हेल्प और सपोर्ट के लिए पहले से बना हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है। साइड में एक ऐप आता है हेल्प, उसको क्लिक करना है, और हम अपना जैसे ही कंप्लेंट दर्ज करते हैं, दीक्षा से वापस हमारे लिए एक टिकट जनरेट होकर के हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। फिर वो हमें कांटेक्ट करते हैं। आप सब अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा का डिजिटल होना आज एक प्रकार से समय की मांग है। कोरोना ने इस परिवर्तन को थोड़ा तेज भी कर दिया है, और दीक्षा जैसे अनेक प्लेटफॉर्म तैयार करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई को बेहतर बनाया जा सके। अब तो कोशिश ये है कि गांव-गांव में अच्छी और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अपनी सुविधा के हिसाब से अच्छी पढ़ाई कर पाए। मुझे अच्छा लगा प्रतिमा जी और सुहानी, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर, अब हम इनाम स्कीम की ओर चलेंगे, जिसके तहत किसान अपनी फसल की उपज को सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी श्री प्रहलाद जी हमारे साथ हिंगोली, महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। प्रहलाद जी नमस्ते। नमस्ते सर। प्रहलाद जी, मुझे बताया गया कि आपको इनाम योजना का बहुत लाभ मिला है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। हाँ सर, मेरा नाम प्रहलाद रामराव बोरगढ़ है। मैं सातेफल गांव, तालुका बसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से हूँ। और ये जो इनाम का प्लेटफॉर्म है, इसका हमने 2018 से काम इसमें चालू किया, और इसमें हमारे जैसे जो